आज ये पोइम है, ये सेकंड क्लास की है, इंग्लिश की। और जो भी न्यू लर्नर्स है, बिगनर्स, जैसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे मैं समझूँ, या जो भी इंग्लिश में पढ़ता हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग सही है या फिर वो एक्चुअल में सही है, तो वो ये चीज़ में मतलब डाउट रहता है और वो क्लियर नहीं कर पाता है कि भाई जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है या गलत है। या फिर जैसे वो मतलब छोटी एकदम सी इंग्लिश न्यूज़पेपर या फिर कोई बड़ी बुक है उस पे हाथ मारता है, उससे फिर एक वर्ड बटरफ्लाई का नहीं मिला, एक वर्ड थैंकफुल का नहीं मिला, एक वर्ड विंग्स का नहीं मिला, तो जैसे उसके ये वर्ड मतलब उसका अर्थ नहीं मिलते हैं तो वो फिर थोड़ा सिर में दर्द होने लग जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे इंग्लिश है वो पढ़ने छोड़ देते हैं। तो इसलिए मेरा बेस्ट सजेशन है आपके लिए कि पहली क्लास हो, सेकंड हो, थर्ड हो, उसकी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक पढ़े या फिर सरकारी की भी आपको बुक मिल जाती हैं उसको पढ़ें, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए तो प्राइवेट की सही है। बट आप पोइम है या स्टोरी है, कोई भी लेसन है, वो तो दोनों में सेम है, तो आप कोई सी पढ़ सकते हैं। बट अगर किसी भी लर्नर्स बिगनर्स को शुरुआत करनी है तो उसके लिए बेटर ऑप्शन है कि वो जो हमारे छोटी क्लास के हैं, फर्स्ट सी, सेकंड सी, थर्ड सी, वो ऐसे धीरे धीरे पढ़े ताकि उसको मतलब कम से कम वर्डों की इंग्लिश की हिंदी बनानी पड़े, या कम से कम वर्ड मतलब उसे डिक्शनरी में सर्च करना पड़े या देखना पड़े। तो उससे जैसे जैसे वो मतलब उसकी जो वो वर्ड सर्च करता है या उसकी वो कैब है वो थोड़ी और मजबूत हो जाते हैं, ज़्यादा वर्ड उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसका विश्वास बढ़ता है और फिर वो धीरे धीरे मतलब आगे सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की ऐसे वो बुक पढ़ने लग जाता है और धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज है वो भी अच्छी डेवलप होगी। तो उसके लिए ये एक पोइम है सेकंड क्लास की, तो आज इसको हम देखेंगे। और इसमें जो मैं आपको बता दूँ फर्स्ट से ही, जो आई है वो हमारा स्पीकर है, तो आई सिंगुलर भी हो सकता है, आई मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इब जो जैसे एक जो अंतर था, डिफरेंस जो ज़्यादातर प्रॉब्लम थी वो वुड के साथ थी, तो उसको मैं आपको थोड़ा एक बार समझा दूँ। जैसे हमारे सेलविल हैं, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, बट ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, तो इनका क्या अर्थ है, और जो हमारे इजेमार है उनका क्या अर्थ है, उसका भी हम थोड़ा इसमें डिटेल से समझते हैं। तो जैसे इजेमार है हमारे वो टाइम के स्टेट के हैं, और वुड है वो हमारी इमेजिन के। इमेजिन का मतलब जो भी ये एक्शन है, मतलब ये अभी अनरियल एक्शन है जो अभी हुए नहीं है। मतलब मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ यहाँ। जैसे ये हमारा प्रेजेंट का टाइम है, ये हम खड़े हैं, और जहाँ से हम सोच रहे हैं हमें, अब हम फ्यूचर में भी पहुँचे नहीं हैं, बट हम यहाँ से खड़े रहकर हम इमेजिन कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, या कोई भी हमारा प्लान है वो हम माइंड में सोच रहे हैं, वो अभी आया भी नहीं है, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो हमारा होगा फ्यूचर। उसके लिए हम यूज़ करते हैं वो सेल विल। अब बहुत ज़्यादातर टीचर भी समझाते हैं, बच्चे भी समझ में नहीं पाते कि जो हमारा वुड होगा है वो कैसे होगा। मतलब सेल और विल है हमारा सिंगुलर, और वुड है हमारा, सॉरी, सेल और विल है वो हमारा फ्यूचर के लिए यूज होता है। और मतलब जो वुड है वो इसी का पास्ट हो जाता है। पास्ट का मतलब पास्ट तो हमारे प्रेजेंट ये है और पास्ट हमारे यहाँ है, तो मतलब यहाँ हम यहाँ से यहाँ चले गए शुद्ध, इसका तो अर्थ ये होगा सेल का शुद्ध पास्ट यहीं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, तो जो सेल विल है ये हमारी फ्यूचर की है, पर जो पास्ट होता है उसका क्या अर्थ होता है। तो पास्ट होता है मतलब जो भी हमारा स्पीकर हो जो यहाँ खड़ा है प्रेजेंट में रह के जो बात कर रहे हैं, और फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जो हमारा अभी एक्शन हुआ वो अनरियल है, जो हम माइंड में इमेजिन कर रहे हैं, हम माइंड में सोच रहे हैं, या हमारी जो कोई भी इंटेंशन, हमारी कोई ओपिनियन, राय है, उसको हम फ्यूचर में कहते हैं। तो वो हमारा हुआ नहीं है, उसके बारे में सोच रहे हैं। बट यहाँ हमने मान लिया, जैसे हमने सोचा था कि 2 घंटे में हमें हमारा होमवर्क है या कार्य है वो कंप्लीट कर लेंगे, ये हमारे 2 घंटे हो गए, हम यहाँ से यहाँ पहुँचे 2 घंटे बाद ही। तब हमने देखा कि हमारा जो एक्शन है वो अभी तो हुआ नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसके लिए हम यहाँ पहुँचकर हम कहेंगे कि जो हम यहाँ प्रेजेंट कुछ टाइम पहले सोचा था एक्शन फ्यूचर के लिए, और अब यहाँ हम पहुँचे हैं तो वो एक्शन अभी हुआ नहीं है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वुड का अर्थ, कि हमने तो सोचा था इस टाइम तक हो जाएगा, बट इस टाइम तक तो हमारा वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसलिए जो वुड है या फिर जो हमारा विल सेल है, ये हमारे फ्यूचर की हमारी जो भी है, ये हमारी इमेजिनेशन है, जो ये अनरियल सिचुएशन जो अभी हुई नहीं है।
तो इसके साथ हम आज की पोइम शुरू करते हैं और देखते हैं इसकी क्या कहानी है। अभी कह रहा है, इफ़ आई वर ए बटरफ्लाई आई वुड टू बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। इफ़ कंडीशन क्लोज के साथ लगा जो यो सेंटेंस है, यो मारूरा तक से है, और यो है आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स, यो मारूरा यहाँ तक है। इब आप कहोगे इसमें पॉइंट है वो कोमा या नहीं है, बट ये इसमें जो है ये दो सेंटेंस हैं, ये हमारी इफ़ कंडीशन है तो इस कंजक्शन है इसके साथ जोड़ दिया गया है, इसलिए हमारे यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट बना है। हम सोचा है कि भाई यहाँ इसको अर्थ कैसे ले आऊँ, इसको अर्थ कैसे ले आऊँ, ये दो दो अलग अलग सेंटेंस होगा तो हम इसकी शुरुआत कैसे करें। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर इफ़ आई वर ए बटरफ्लाई, अगर मैं एक बटरफ्लाई होती या तितली होती, आई वुड बी थैंकफुल, मैं धन्यवाद देती, फॉर माई विंग्स, मेरी पंखों के लिए। तो ये अगर पार्ट ऑफ स्पीच भी जानना चाहो तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारी प्रीपोजिशन और ये हमारा नाउन। तो ऐसे भी आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ सको और ऐसे भी आप उसका अर्थ लगा सको। अगर इफ़ आई वर ए मैना इन ट्री, काश या अगर मैं पेड़ पर एक मेहनत होती कि यो ओनली इमेजिन कर रहे हैं। आई वुड बी थैंकफुल, मैं थैंकफुल देती, दैट आई कुड सिंग, कि जो भी मैं गा सकती थी उसके लिए। अब आपको यो कंडीशन या मतलब यहाँ से और यहाँ तक हमारा है, तो इतना बड़ा सेंटेंस है वो हम कैसे पढ़ा, दैट आई कुड या फिर आई वुड बी थैंक या फिर ऐसो नहीं। यो हमारा एक कंजक्शन, तो यो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक है जो कि इस कंजक्शन से जोड़ दिया हुआ, और यहाँ से और यहाँ तक कोई अलग सेंटेंस है, क्योंकि आई कुड सिंग जो हमारा अलग सब्जेक्ट, अलग वर्ब, अलग अलग मेन वर्ब, और इसकी भी अलग अलग है, तो इस दोनों ने इस कंजक्शन से जोड़ दियो, तो इसलिए इतना लंबो बढ़ गया हमारा सेंटेंस हो। इसलिए हमें समझ नहीं आता कि मतलब इंग्लिश है जो वह इतनी बड़ी होगी, या फिर इसको हम कहाँ से अर्थ लें और कैसे हम समझें इसको। तो इसलिए थोड़ा जैसे जैसे आप मतलब ट्री को डिक्शनरी मीनिंग खोजनो, थैंकफुल को या सिंग को, तो मतलब जो भी आप अगर छोटा लेवल सी या छोटी बुक पढ़ोगा तो उससे ज़्यादा बेटर होगा कि आपने कम से कम वर्ड मतलब डिक्शनरी में खोजना पड़ी, और धीरे धीरे जैसे आपको पढ़ने को विश्वास है वो जो कंप्लीट होते जाए। तो उसके लिए है ये पोइम, ताकि आप बेटर समझ सको। यहाँ तक हो गया। अगर इफ़ आई वर ए फिश इन सी, अगर मैं समुद्र में एक मछली होती, आई वुड बी थैंकफुल, मैं थैंकफुल देती किसके लिए, दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विद ग्ली। तो इसमें भी वही बात है, सार सेम है, इसलिए ज़्यादा बेटर है कि भाई मतलब सेम सेंटेंस, सेम कंडीशन, सेम बात है, बस जो हमारा वर्ड बदल रहा है वो वर्ड अलग अलग है, उसका हम मीनिंग खोज का, बाकी हम सारों सेम पढ़ सका। इससे हमारी इंग्लिश और बेटर डेवलप होगी। तभी को दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विद ग्ली, ग्ली हमारा जो नाउन या हमारी प्रीपोजिशन है इसको ऑब्जेक्ट। इफ ग्ली का अर्थ हमारा जो खुशी, और या गिगल हमारी जो भी वर्ब है और यह भी वर्ब है, दोनों वर्ब ने एक कंजक्शन से जोड़ दिया कि बात एक है, सब्जेक्ट उनको एक है। इससे हमारा जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ करते जाए तो सेंटेंस पढ़ते जाओ। तो गिली है जो वो खुशी के साथ हंसना, जैसे जो मछली है वो खुशी के साथ हंस है, तो ऐसे पानी में बुलबुला फेंकती है। और रिगल है जब वो हमारा जैसे अपनी बॉडी के साथ इधर उधर टर्न करना, घूमना, तो मैं मतलब इधर उधर घूम सकती थी, एंड गिली खुशी के साथ खुश हो सकती थी, विद खुशी खुशी के साथ मतलब मैं तैर सकती थी, या फिर खुशी के साथ मैं हंस सकती थी। अब सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी। तो इस सब के बावजूद आई जस्ट थिंक, मैं सोचती हूँ, आई एम लकी, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, टू बी मी, मैं ही हूँ। अभी इसमें क्या है कि जैसे ये टू भी क्या है और मी क्या है, इसका हम अर्थ कैसे ले, इसको हम कैसे समझे। तो ये हमारा है भैया सब्जेक्ट, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है, लकी हमारा एडजेक्टिव है, और ये हमारी इन्फिनेटिव वर्ब है। तो पहले हमारी मतलब वर्ब आ गई, उसके बाद हमारे आ गई इन्फिनेटिव। तो
ऐसे आप धीरे धीरे उनका अर्थ निकाल सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। कहते हैं आई जस्ट थिंक, मैं इसके बाद शीघ्र ही मैं सोचती हूँ, आई एम लकी, मैं कितनी सौभाग्यशाली, टू बी मी, मैं हूँ, नोट यू, आप नहीं है, बट मी, मैं हूँ। इसमें फिर वही कंडीशन, इफ़ आई वर एलिफेंट, काश मैं एक एलिफेंट होती या होता, क्योंकि आई है वो फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं। कंप्लीट। आई वुड बी थैंकफुल, मैं थैंकफुल देती, दैट आई कैन रेज माई ट्रंक, कि मैं जो मेरा सूंड है वो उठा सकती थी या उठा सकता था, जो भी है। क्लियर। इफ़ आई वर ए कंगारू, मैं कंगारू होती, आई वुड ट्राई टू होप, होप मानी छोटे छोटे खुदा के लेना, जैसे कंगारू है वो धीरे धीरे ऐसे उछला है, जैसे मेंढक है वो धीरे धीरे उछलता है। तो मैं अगर इसका भी आप अर्थ नहीं समझ में आ रहा हो, इसका भी अर्थ लेना चाहो तो इफ हमारा कंडीशन हो जाओ, आई सब्जेक्ट पर हमारी या हमारी वर्ब एक कंगारू, नाउन, नाउन को पता लगाने को भी तरीको बता दो आपको कि भी नाउन है तो आपको पास में हमारा आर्टिकल मिले वो ए एन दी, या फिर नाउन सिंगुलर प्लूरल हो उसका है, नाउन है तो उसका आगे एडजेक्टिव पाओगे, तो उससे भी हम नाउन को पता लगा सकते हैं। इसको भी हम डिटेल से वीडियो कंप्लीट बनाएंगे। तब कहता है भाई साहब, इफ़ आई वर ए कंगारू, काश मैं एक कंगारू होती, आई वुड ट्राई टू होप, मैं तो मतलब थोड़ी थोड़ी खुदा की है वो लेने का प्रयास करती, राइट अप टू द मून, मैं सीधा मून पर चली जाती। अब बोलता है इफ़ आई वर ए ऑक्टोपस, काश या अगर मैं एक ऑक्टोपस होती, ऑक्टोपस हमारा यो एक जीव जंतु है, तो आई वुड बी थैंकफुल, मैं थैंकफुल देती, फॉर माई 8 आर्म्स, में इसकी 8 भुजाएं, तो इसलिए कहते हो जो मेरी 8 भुजा होती उसके लिए मैं धन्यवाद देती। तो आपको जो अर्थ निकालना वो ऐसे अर्थ निकालना, आई को तो अर्थ पता ही है, तो ऐसे 8 भुजाएं, आर्म्स को अर्थ कैसे है, थैंक्सफुल को अर्थ कैसे है, तो उसको आप डिक्शनरी में खोज को और उससे आप पता लगा सकते हैं। तो सो आई जस्ट सिंग, इसके बाद में जस्ट सोचती हूँ, आई एम लकी, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, टू बी मी, मैं हूँ, नोट यू, आप नहीं, बट मैं हूँ। तो अब इसका ये हमारे इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, तो इससे आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो कहते हैं व्हाट डू यू थिंक, तो आप क्या सोचते हैं किसके बारे में, यू वांट टू बी, तो आप मतलब क्या होना चाहते हैं, टू बी क्या होना चाहते हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, तो वो आपको बताना। जैसे मैं ये सोचती हूँ कि मैं मतलब कभी कंगारू होती, कभी मेंढक होती, या कभी ऑक्टोपस होती, तो उसके लिए थैंक देती। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है। तो अब आप इंग्लिश जैसे फर्स्ट में पढ़ते हैं और उसका शायद अर्थ नहीं लगा पाते हैं, तो आप जो भी इमेज दे रखी है या जो भी स्टोरी हैं या जो भी अपनी मतलब जो एक्चुअल लाइफ में जीवन में घटता है जो भी, उससे आप रिलेट करके भी थोड़ा समझ सकते हैं और ज़्यादा बेहतर समझ में आए। तो डू यू वांट टू बी लाइक मी, क्या आप भी मेरी तरह होना चाहते हैं, और जस्ट यू, आप भी होना चाहते जस्ट यू। तो आज के लिए थैंक्स, कंप्लीट। तो ऐसे आपको इंग्लिश पढ़नी है और ऐसे आपको टेंस है वो आपकी जो नोटबुक है उसमें धीरे धीरे लिखना है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और फिर उसके बाद अगले सेंटेंस में कुछ ऑब्जेक्ट जोड़ दो और फिर कुछ ऐसे स्टार्ट कर दो, शुरुआत हो जाएगी आपके लिए। और आप सोचते हो कि फर्स्ट में मतलब स्पीकिंग कैसे करूं, मेरे को तो आता ही नहीं, तो आप सोचते हो पहले हिंदी सोचूं, फिर इंग्लिश सोचूं, फिर उसने माइंड के अंदर कैसे बनाऊं, इतनी देर में तो टाइम हो जाता है। तो इससे ज़्यादा बेहतर है आप इंग्लिश पढ़ने को एक रूटीन बना लो, ताकि जो आप एक्चुअली जो पढ़ते हो वो आपकी मेमोरी में ही छप जाए और आपको इतना सोचने का टाइम भी नहीं लगे। तो धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए थैंक्स।